वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए और बताइए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का? सेल डिवीजन या सेल साइकिल। ठीक है, पूरा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी आज की क्लास में कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, वो दूसरी बात है। बट इस टॉपिक को करने के बाद आपका जो 1.7 चैप्टर है, 1.7 चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन देखते हैं कि मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करती हूँ या फिर इसी का कुछ पार्ट लेते हैं। अभी तक मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, कोई कोई व्हाट्सएप नहीं है कि मैम लाइव क्लास लेने के लिए कि नहीं लेने के लिए। मैंने आपसे बोला था जिस भी स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व का सेशन रखवाना है, प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप करिए या मेरे को कमेंट करिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूँगी। मैं सोच रही हूँ कि अभी भी थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करके फिर करेंगे, क्योंकि 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग सेशन रखना मेरे को भी थोड़ा ठीक नहीं लगा। कितने क्वेश्चंस होंगे वो हमारे एक ही सेशन में खत्म हो जाएंगे। आई थिंक कि अभी और 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें रखेंगे। चलिए, तो अभी हमारा चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी का पेपर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1.7। ओके, ठीक है। चलिए, माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। हम आज का टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल साइकिल भी बोल सकते हो आप। ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। वैसे हम एक सेल के ऊपर एक अलग से लेक्चर में करवा चुकी हूँ, इसी अभी करवाया है। लास्ट वीक आई थिंक मैंने सेल का टॉपिक कंप्लीट करवाया है आपका। ठीक है, और सेल साइकिल भी मैं एक बार करवा चुकी हूँ आप लोगों को, जब मैं क्या बोलते हैं स्टार्टिंग का ले रही थी सेशंस। इंट्रो सेक्शन जब मैंने लिए थे तब मैंने आपको ये टॉपिक्स भी करवाए थे। ठीक है, अगर किसी को तब भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आया था तो उसके लिए दोबारा ही रखा गया है, क्योंकि अब मैं चैप्टर वाइज करवा रही हूँ तो आप लोगों को जल्दी और इजीली समझ में आ जाएगा। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप मेरे को इजीली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दिया है क्लास में। बार बार मैं अपना नंबर क्या व्हाट्सएप कर आपको बताती रहूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, या आप अपना नंबर मेरे को दे दीजिए, जिससे मेरे को ईज़ी रहेगा। और किसी का कोई भी इशू है तो मैं वो सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल साइकिल एंड उसके फेजेस, सेल डिवीजन, माइटोसिस, सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेल साइकिल जिसे कैंसर, डीएनए स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन। आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, बट इसमें एक थोड़ा सा पार्ट आता है तो वो भी मैं ले लेती हूँ, आपको समझा देंगे। बाकी वैसे ही आप पूरा एक अलग अलग मैं क्लास लेके एक एक दिन की मैं आपको ये टॉपिक समझा चुकी हूँ। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें मेन जो मैंने कल की क्लास में आपको बताए थे। फॉर इंट्रो मैं आज आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। ठीक है, ऐसा मैंने सोचा है कि मैं हर क्लास में पिछली क्लास का थोड़ा सा पार्ट डाला करूंगी अब से, जिससे आपको थोड़ा इजी रहे। तो कीवर्ड्स में आते हैं पहले क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, नाइटोक्रोम एंड क्रोमेटिड। ये 4-5 हमारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपके सामने। ठीक है, ये वैसे मैंने सब कुछ आपको कल की क्लास में बताया था जब मैं क्रोमोसोम का चैप्टर पढ़ा रही थी, बट स्टिल खाली इसलिए कि पुरानी चीजें रिवाइज हो जाए। अभी अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार वो अब का जब लेक्चर देखे तो उसको पुराना सेशन थोड़ा याद आ जाए, या नहीं देखा है तो उसको थोड़ा पता चल जाए कि उसने कल की क्लास में क्या मिस किया था। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ, है ना। 1 मिनट गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज ए लॉन्ग कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए डीएनए which contain the genetic information for a cell. Okay, chromatin is a building block for the chromosome. It consists of the DNA and protein. Centrioles and centrosome. Centriole is a barrel-shaped microtubule structure. Two centrioles arrange themselves and perpendicular from the centrosomes. Centrosomes is a region of the chromosome that hold the sister chromatid together. Sister chromatid को hold करता है, and that site where is a kinetochromes form. Kinetochrome is a complex protein containing a structure
टू विच माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे अटैच्ड होते हैं उससे। क्रोमेट्स क्या है, दिस इज अ वन स्ट्रैंड ऑफ द क्रोमोसोम, एक स्ट्रैंड है क्रोमोसोम का। आफ्टर इट हैज अ डुप्लीकेट फॉर सेलुलर डिवीजन, द टू क्रोमेट्स आर called as sister chromates and will eventually split and move to opposite end of the cell। चलिए अब हम ये हमने कल की क्लास में जो मेन टॉपिक्स मेन पॉइंट्स देखे थे क्रोमोसोम के, कुछ मेन यही चीजें होती हैं, वो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक शॉर्ट डेफिनेशन में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जो आज का हमारा टॉपिक है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, रेडी करते हैं और रेडी हो जाते हैं फॉर सेल डिवीजन और सेल साइकिल बताने के लिए। ठीक है, व्हाई डू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्यों होता है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तीन मेन चीज होती हैं, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेस डेड सेल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पूरा सेल साइकिल का फेस है जिसमें जीओ नॉन डिवाइडिंग सेल, एस फेस आता है पूरा जिसे हम इंटरफेस बोलते हैं, यहाँ से हमारा एस फेस स्टार्ट होता है। फिर G2 फेस, फिर प्रो माइटोसिस के अंदर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस एंड G1 फेस। ये पूरे सेल साइकिल के फेस होते हैं, G-O, एस फेस, G2 फेस, G1 फेस, माइटोसिस। मतलब मैंने ये सिक्वेंशली नहीं लिखा है बट ये 4-5 फेजेस होते हैं। माइटोसिस में ही आता है आपका मियोसिस, माइटोसिस में आएगा आपका प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ये 4 फेजेस जो है वो माइटोसिस के अंदर आते हैं। ये तो आई थिंक आपको पहले से भी पता होगा और मैंने पहले भी, इससे पहले जो एक इंट्रो क्लास ली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल होता क्या है? द सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंस है ग्रोथ का एंड डिवीजन है सेल डिवीजन का। इसके अंदर तीन मेन फेजेस होते हैं, इंटरफेस, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये तीन फेज जो होते हैं वो मेजर फेजेस बोल सकते हो आप। कौन कौन से? इंटरफेस, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये तीन मेन फेजेस होते हैं सेल साइकिल में। सेल डिवीजन रिजल्ट इन टू सेल्स दैट बोथ आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। सेल डिवीजन रिजल्ट क्या आता है? टू डॉटर सेल दैट आर बोथ आइडेंटिकल। किससे आइडेंटिकल होते हैं? पेरेंट सेल से। अब आते हैं जो मैंने आपको तीन फेजेस बताए हैं, जो मेजर सेल साइकिल में तीन मेजर फेजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है इंटरफेस, फिर आएगा माइटोसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो इंटरफेज इज एस्टिमेटेड 90% ऑफ साइकिल। इसके अंदर भी तीन फेज आते हैं जिसमें G1, S एंड G2। ये तीन फेजेस आते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। G1 इज दिस, S ये रहा एंड G2, मतलब S से लेके G2 एंड देन G1। तो G1 फेज क्या है? वो ग्रोथ ऑफ सेल, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये मैंने खाली आपको पॉइंट्स में लिख के दिया है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी की प्ले लिस्ट में स्टार्टिंग में फैब की क्लासेस में वो मिल जाएगा। वहाँ पे पूरा प्रॉपर नोट्स के पॉइंट्स में लिखा हुआ है। अभी खाली शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया क्योंकि ज्यादा नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं था। ठीक है, सारी पीपीटी फुल बनाने का कोई सेंस नहीं था, इसलिए आप लोग उस वाली क्लास को जो है वो एक बार देख सकते हो। आपको मिल जाएगा उस क्लास में। अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे वो पूरी क्लास मिल जाएगी एंड पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप पॉइंट्स पे भी याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। पॉइंट्स के बाद थ्योरी आप जब उसकी देखोगे तो आपको पढ़ने में और समझने में बहुत इजी रहेगा। तो G1 फेज के क्या तीन काम है? ग्रोथ ऑफ सेल, डुप्लीकेशन करना और प्रोटीन का सिंथेसिस करना। सेल है उसकी ग्रोथ में मेन वर्क, और सेल का काम ही ग्रोथ है। ठीक है, डुप्लीकेशन का वर्क, डुप्लीकेट करना एंड सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना। ये तीन काम होते हैं G1 फेज में। एस फेज जो है डीएनए सिंथेसिस अकर होता है, डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन डुप्लीकेट क्रोमोसोम एंड सेंट्रोसोम साइकिल्स। ठीक है, सेंट्रोसोम ये रहा G1 फेज है, क्या रेप्लिकेट कर रहे हैं क्रोमोसोम को। एस फेज एंड G2 फेज। ठीक है, देन फॉर्मिंग ए मेयोटिक स्पिंडल्स फॉर्मेशन हो रहा है। एम फेज आ रहा है, डुप्लीकेट किसको हो रहा है? क्रोमोसोम का रेप्लिकेट हो रहा है। G2 phase क्या करते हैं? Cell continue to grow and if the problem occur in DNA replication,
इट विल बी रिपेयर्ड। सेल को कंटिन्यूसली ग्रो करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में तो उस टाइम पे उसको वो रिपेयर्ड भी कहते हैं। सेल विल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, सेल सिंथेसाइज प्रोटीन नीड फॉर द सेल डिवीजन। ठीक है। एम फेज एस्टिमेटेड 10% ऑफ द साइकिल। ठीक है। इंक्लूड दो पार्ट होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेन। ठीक है। माइटोसिस वही प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। हमने इंटरफेस पढ़ा था माइटोसिस एंड साइटोकाइनेन। इंटरफेस में हमने पढ़ लिया G1S एंड G2। ठीक है। तीनों की हमने एक छोटा सा फंक्शंस पढ़ लिए, ये या डेफिनेशन बोलोगे आप। ठीक है, वो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एम फेज। एम फेज में वही इंक्लूड होते हैं दो पार्ट, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेन, जो हम पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। तो अब माइटोसिस में क्या आएगा, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेन। माइटोसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल जो है वो सेपरेट करते हैं क्रोमोसोम को। दिस इज अ प्रोसेस इन विच यूकैरियोटिक सेल सेपरेट द क्रोमोसोम इन इट्स न्यूक्लियस इनटू द टू आइडेंटिकल सेट इन टू डॉटर सेल्स। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि माइटोसिस के अंदर भी 5 फेजेस हैं, बहुत टिपिकल चीजें हैं। ठीक है, यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1% आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज आप मेरी पुरानी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उससे आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डीएनए को कोई ज्यादा नहीं लिया है, बट एक शॉर्ट फॉर्म में लिया है जिससे आपको पुराना याद आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिससे क्या है कि जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास भी एक माइंड में सेट होना चाहिए, हाँ हमने लास्ट डेज में ये पढ़ा था, तो वो चीज वहां पे खत्म हो जाएगी तो आपको इजी रहेगा। और अगर इन सब के बाद भी आपको ये है कि नहीं हमें सेल साइकिल और डिटेल में पढ़ना है जैसे आपने हमें फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं फिर आपको पुराना जैसे मैंने आपको पूरा एक एक चीज बताई थी उस क्लास में, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं इस क्लास में भी एक दिन ऐसा ही लेके संडे वनडे में मैं फिर आपको बैठ के फिर एक पूरा कि माइटोसिस के हर फेजेस में क्या होता है क्या नहीं होता है वो फिर मेरे को पूरा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। और आई नो मुझे याद है कि मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एनिमेशन का बोला है या वीडियोस का बोला है, आई नो, तो वो भी मैं जल्दी कर दूंगी। वो कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, बट स्टिल वो थोड़ा लेट हो रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, बट वो मैं जल्दी कर दूंगी। एंड आई थिंक कि उसके साथ मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस जो है ना, उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो दिखा दूंगी कि प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या क्या साइकिल्स में क्या क्या क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है या स्पिंडल फाइबर कब अटैच्ड होते हैं। तो जब आप वीडियोस के थ्रू देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा उस चीज को रिकॉग्नाइज करने में और याद करने में, जो हमने पूरा पुराना पढ़ा है उसको रिकॉग्नाइज करने में और नई चीज को अपने माइंड में फिट करने में आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो प्रोफेज का ड्यूरेशन टाइम कितना होता है, 15 मिनट के अंदर प्रोफेज की ड्यूरेशन हो जाता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं एंड गेट थिकर एंड कॉइल, दे बिकम ए विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द टू सिस्टर क्रोमेट्स ऑफ ईच क्रोमोसोम अटैच एट द पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर बिगिंस टू फॉर्म ए टू सेंट्रोसोम एंड दे विल गेट स्टार्ट मूविंग अपार्ट। ठीक है। क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं। किसके अंदर आप उनको विजिबल कर सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में आप इजीली विजिबल कर सकते हैं। जो दो सिस्टर क्रोमेट्स होते हैं हर क्रोमोसोम के, वो अटैच हो जाते हैं एक पॉइंट पे जाके, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। ये रहे सेंट्रोमेयर। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं बिगिंस टू फॉर्म ए टू सेंट्रोसोम्स। ठीक है, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ये प्रोफेज काम करता है। प्रो मेटाफेज में इसका ड्यूरेशन टाइम 15 मिनट है। ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है। काइनेटोकोर्स क्यों होते हैं, विल गेट अटैच टू द सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर से जाके अटैच होना स्टार्ट कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर बिकम्स अटैच टू द सेंट्रोसोम्स। ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल 3 फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे, जो मेन है कि मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाना, अटैचमेंट होना, स्पिंडल फाइबर का क्या होना,
वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया। आप इतना पॉइंट्स भी अपने माइंड में लेके चलेंगे तो आपके लिए सही होगा। देन आपका आता है मेटाफेज, जिसका ड्यूरेशन टाइम है 20 मिनट्स। इसमें क्या है, क्रोमोसोम रीच देयर मोस्ट हाईली कंडेंस्ड स्टेट, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट टू द सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमोसोम व्हिच आर नाउ अरेंज अलोंग द मिडल ऑफ द स्पिंडल। एनाफेज का ड्यूरेशन टाइम 3 मिनट होता है। आप देखेंगे जब स्टार्टिंग हुई थी प्रोफेज इज 15 मिनट, प्रो मेटाफेज भी 15 मिनट, मेटाफेज में टाइम ज्यादा लगता है, इस 20 मिनट ड्यूरेशन। एनाफेज इज ओनली 3 मिनट। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट अलाउ करेगा क्रोमेट्स, सिस्टर क्रोमेट को सेपरेट होने के लिए। द क्रोमेट्स आर देन पुल्ड बाय द स्पिंडल फाइबर टुवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ द सेल। The two set of the chromosome are identical and cleavage flow set to the form. Sorry. The two set of chromosome are identical. कैसे होते हैं? बिल्कुल identical. Or the chromates are then pulled by the spindle fibers towards the opposite side of the cell. Telophase बिल्कुल end आ गया ये। मीट इन द मिडल, यहाँ पे मिडल में मीट होते हैं, ठीक है। हाँ, आप ये याद रखना, इसमें क्रोमोसोम जो है वो बीच में आ जाते हैं, इसमें एक एक अपने पार्ट होते हैं। एंड देन यहाँ पे एंड आ जाएगा टीलोफेज में। 10 मिनट का ड्यूरेशन है। न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है अराउंड ईच ऑफ द टू सेट ऑफ द 46 क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर क्या है, डिसअपियर हो जाते हैं। क्रोमोसोम बिकम थिनर, ठीक है। Cytoplasm start dividing by the contractile ring. At the end, we will have a two diploid daughter cell which are identical. ठीक है। न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है अराउंड ईच ऑफ द टू सेट ऑफ 46 क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिकम थिनर हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। एट द एंड जब बिल्कुल एंडिंग होती है, वी विल हैव टू डिप्लॉयड डॉटर सेल, दो डिप्लॉयड डॉटर सेल होते हैं जो क्या होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे टीलोमेयर का, और टीलोमेयर पे यहाँ पे खत्म होता है। तो हमारे माइटोसिस में क्या है, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देन इट कम इन द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स, और साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गन्स होते हैं उनके डिवीजन में हेल्प करता है। बिगिन इन द एनाफेज, एनाफेज जब स्टार्ट होता है तब मतलब एनाफेज में ये स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है एट द एंड ऑफ द टीलोफेज, ठीक है। तो कोई बीच में नहीं, बस स्टार्टिंग के एनाफेज में स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एनाफेज में स्टार्ट होके टीलो साइटोकाइनेसिस जो है वो टीलोफेज पे आके इसका एंड हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, जो साइटोकाइनेसिस है वो डिवीजन का काम करता है साइटोप्लाज्म में एंड ऑर्गेनल्स में, और बिगिन होता है इस एनाफेज में और कंप्लीट हो जाता है एट द एंड ऑफ टीलोफेज। ये दो मेन पॉइंट है साइटोकाइनेसिस के, ये आपको याद रखना, आप नोट कर लेना तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। अब एक छोटी सी समरी पे आती हूँ मैं सेल साइकिल की। इंटरफेस जो है वो 90% ऑफ साइकिल है। G1 फेज क्या है, वो ग्रोथ में वर्क करता है। एस फेज सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। G2 फेज जो है वो प्रिपरेशन करता है सेल डिवीजन की। मियोटिक फेज जो है 10% ऑफ साइकिल। एंड माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये छोटी सी समरी है जो आप इजीली याद रख सकते हैं। सेल ग्रोथ होता है G1 फेज में। एस फेज में सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में प्रिपरेशन होती है माइटोसिस की या सेल डिवीजन की, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस फेज जो होता है, इसके अंदर तो पूरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोट, मेटाफेज, ये सारे फेजेस आते हैं। तो ये क्या था, ये आपका पूरा सेल साइकिल की एक समरी थी। अब हम आते हैं सेल साइकिल के कंट्रोल सिस्टम पे कि सेल साइकिल को क्या कैसे कंट्रोल करता है। अगर माइटोसिस के साथ आपको मियोसिस का भी पूरा पढ़ना है तो आप प्लीज मेरी लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको पूरा मियोसिस भी पढ़ाया है। बट आई थिंक कि मैं आपको एक मियोसिस का कल एक 10-15 मिनट की क्लास मियोसिस की पहले ले लूंगी, उसके बाद मैं कोई भी नया चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगी।
ठीक है, ये माइटोसिस का मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं सेल साइकिल एंड कंट्रोल सिस्टम। सेल साइकिल एंड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, क्या चीजें इन्वॉल्व करती है, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, ठीक है, और स्पेशलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और फंक्शन क्या है, कंट्रोल द ऑर्डर एंड टाइमिंग ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, दे आर द पाथवे दैट इंश्योर दैट इवेंट आर कंप्लीटेड करेक्टली बिफोर लेटिंग द सेल एंटर द नेक्स्ट फेज। चेक पॉइंट रिसीव करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तीन टाइप के चेक पॉइंट, मेजर चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो बिल्कुल एंड पे G1 के, एक G2 के भी एंड पे, और एक माइटोसिस के टाइम पे। ठीक है, एट द एंड ऑफ G1 इट इज इन लार्ज एंड strong enough to continue with the cell division process, or during mitosis phase it ensure if the spindle attached to the centrochrome within each chromosome। ठीक है, एक मिनट ना, मैं कैमरा चेक कर लूं एक बार। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है साइलिन एंड सीडीके का। ठीक है, सीडीके क्या होता है, साइलिन इंडिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, इसके अंदर मियोटिक सीडीके है। ठीक है, और ये एम साइलिन है, जिसको एक्टिव फॉर्म में भी आप मान सकते हो, बट इनएक्टिव फॉर्म में एम एंड सीडीके जो है एक साथ आके बाइंड करते हैं, इनिबिटरी काइनेज की हेल्प से इनिबिटरी फॉस्फेट आके ज्वाइंट होता है। ये पूरा इनएक्टिव एम सीडीके का वर्क चल रहा है। ये इनिबिटरी काइनेज है और ये एक्टिवेटिंग काइनेज है। ठीक है, एक्टिवेटिंग फॉस्फेट जो है CD25 आके अटैच होता है और इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। To perform its work, helps the cell to enter the next phase. It has to be activated by the phosphorylate at the one site and dephosphorylated at the another site. यहाँ पे क्या था, इनएक्टिव था, और दूसरी साइड में वो जाके क्या उसको एक्टिवेट कर देता है, कौन, फॉस्फेट। ठीक है, now we will have see how much we are learned. So raise your hand and wait your turn. ठीक है, just for a joke या फॉर एंजॉयमेंट। ठीक है, आप एक छोटा सा वर्ड दे सकते हो इसको। अब आते हैं हम सेल साइकिल पे। ये मैंने एक छोटा सा वो डाला है, जैसे इंटरफेस है उसका क्या काम है, क्रोमोसोम इनविजिबल एंड डीएनए को रिप्लिकेट करना। ठीक है, प्रोफेज क्या करता है, क्रोमोसोम रीअपियर एंड न्यूक्लियस डिसअपियर। फिर मेटाफेज क्या है, क्रोमोसोम एट इक्वेटर इन स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। एनाफेज में क्रोमेट्स होते हैं पुल टू द पोल। ठीक है, टीलोफेज क्या है, क्रोमेट्स आर एट पोल एंड न्यूक्लियस रिफॉर्म। एंड साइटोकाइनेंस क्या है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, ये एक पूरा मैंने एक छोटा सा चार्ट टाइप में बोल सकते हो, वो मैंने आपके लिए बताया। सेल इंक्रीज एंड डिक्रीज, सेल डिवीजन किस किस में होता है, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और हेपोटोसिस क्या होता है, सेल की डेथ होना, मतलब सेल के जो नंबर है वो डिक्रीज होना। ठीक है, बोथ सेल इंक्रीज एंड हाइपोटेसिस अगर अकर ड्यूरिंग द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, ये काम कब होगा, जब एक नॉर्मल डेवलपमेंट चल रही है या एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, टाइम तक तो डेली आप लोगों की क्लास अपलोड हो जाती है 6 बजे तक, बट आई एम सॉरी गाइस, आज बहुत कुछ लेट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 7 बजे तक अपलोड कर देंगे, क्या ही दिक्कत है, जिंदगी में इतना कोई स्ट्रेस नहीं है। अभी पढ़ो या 1 घंटे बाद पढ़ो, वैसे भी कौन सा आप लोग अपलोड होने के बाद तुरंत ही वीडियो चेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेट ही सही आज के लिए। पहले तो मेरा मन ही नहीं था आज का क्लास करने का, बट आई जस्ट थिंक कि नहीं, बहुत छुट्टी हो चुकी है, अभी मेरी हेल्थ की वजह से मैंने 2 दिन का ऑफ लिया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज तो क्लास करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने आज का क्लास लेक्चर लिया आपका। छोटे फॉर्म में ही ले रही हूँ, बट लिया है। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं मैम हमें इसको बिल्कुल हमें प्रॉपर नोट्स के साथ चाहिए ये क्लास, तो मुझे कमेंट कर देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी दिन एक दिन आपको फिर से सेल साइकिल पूरा बता दूंगी।
तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें मेरे को, बट ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो कि मैं तो पढ़ा के हटी और आप पेपर में गुड़ गोबर हो गए, ठीक है। चलिए, एबनॉर्मल डिवीजन्स क्या होते हैं? एबनॉर्मेलिटी क्या आती है? इफ देयर डैमेज इन डीएनए, डीएनए के अंदर कोई डैमेज है किस टाइम पे? जब जीवन फेस हो रहा है, जीवन फेस का जब पूरा वर्क चल रहा है उस टाइम पे अगर डीएनए में कोई डैमेज है एंड द p53 इज नॉट प्रेजेंट, और उसके अंदर p53 भी नहीं प्रेजेंट है, तो सेल कैन नॉट स्टॉप एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट फेज। उससे जो सेल है वो नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं करेगी एंड इट विल कंप्लीट द साइकिल इन एन एबनॉर्मल वे। और उससे क्या होगा कि पूरी जो साइकिल है वो कंप्लीट होगी एबनॉर्मल वे में, देन द साइकिल विल बी अनकंट्रोल। और वो साइकिल क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल हो जाएगी। क्यों? जब डीएनए के अंदर कोई डैमेज हुआ, कैसे हुआ? ड्यूरिंग द एम फेज, सॉरी ड्यूरिंग द जीवन फेज, ठीक है। और उस टाइम पे p53 जो था वो प्रेजेंट नहीं था, तो सेल क्या है वो स्टॉप नहीं कर पाएगा, स्टॉप नहीं होगा और वो नेक्स्ट फेज में एंटर कर सकते, स्टॉप एंड एंट्रिंग इनटू द नेक्स्ट फेज, स्टॉप नहीं करेगा सर और नेक्स्ट फेज में एंटर हो जाएगा। इट विल कंप्लीट करेगा लेकिन साइकिल को, लेकिन एक एबनॉर्मल वे में, एंड देन द साइकिल विल बी अनकंट्रोल। उससे साइकिल क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल हो जाएगी। इफ ए सेल एज ए एक्स्ट्रा प्रोटीन, अगर सेल के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन है लाइक BCL2, दैट विल कैन एब्जॉर्ब ऑल द डेथ सिग्नल, फिर वो क्या करेगा? जितने भी डेथ सिग्नल आए उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और सेल को बचा लेगा उसकी डेथ से, एंड दैट विल लेड टू द हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। उससे हाई म्यूटेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा एंड प्रोडक्शन ऑफ द सेल दैट टेंड टू बिकम इज ए कैंसर या ट्यूमर फॉर्म हो जाए, ठीक है। ये कुछ एबनॉर्मेलिटी किसको होता है। उसके बाद द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल इन ह्यूमन इज इज टू द ह्यूमन टू द डिजीज, उस डिजीज को क्या बोलते हैं हम? कैंसर। ये हमने अभी आपको बताया था BCL2 एक्स्ट्रा प्रोटीन, ये रहा एक्स्ट्रा प्रोटीन। मैंने आपको ऐसे ही मैंने एक लिंक डाला था, बट इस टाइम पे थोड़ा मेरा नेट का इशू है, ना कि मैं आपको दिखाती पूरा। एपोटोसिस एंड नियोक्रोसिस आप देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हर चीज मैंने यहाँ पे डाली है, किसको कौन से सिंबल को हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C क्या है, सिग्नल्स क्या है, एंडोजी क्या है, BAX क्या है, BAK क्या है, वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया। कौन से सिग्नल कब शो हो रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन रैप्चर कब हो रही है, ठीक है। एक शॉर्ट ले रही हूँ, मतलब बहुत वास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशन का, क्योंकि ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है इसलिए मैं करवा रही हूँ खाली ये चीज, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बार बार फिर वो चीजें नहीं होंगी। डीएनए माइटोसिस बिफोर क्रोमोसोम रिप्लिकेट, टू सिस्टर क्रोमेट फॉर्मेशन होगा। उस ड्यूरिंग माइटोसिस एंड डीएनए सिस्टर क्रोमेट जो सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद दो डॉटर सेल फॉर्म होंगे जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ और ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। क्रोमोसोम डुप्लीकेट, टू सिस्टर क्रोमेट्स, डीएनए रेप्लिकेशन, उस टाइम पे सिस्टर क्रोमेट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको पता नहीं हजारों बार बता चुकी हूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, सेंटर मेड ऑफ द नाइट्रोजन बेस है, इसके अंदर एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, स्टैंड ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स मेड अप ऑफ द सब यूनिट जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये इसके स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट, फिर पेंटोज एंड नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज में राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, और राइबोस से आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोस से डीएनए, नाइट्रोजनस बेसिस से पिरामिड प्यूरिन, और पिरामिड से यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन, एंड प्यूरिन से एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। किससे बना हुआ होता है? फॉस्फेट ग्रुप, 5 शुगर 5 कार्बन शुगर से, नाइट्रोजनस बेसिस से। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए goes to 3 prime, 5 prime to 3 prime, and other strand is just a opposite
डायरेक्शन में जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये खाली एक शॉर्ट मैंने आपको डीएनए स्ट्रक्चर में बताया है। ये आपका डीएनए एप्लीकेशन है। मॉडल्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेट पॉसिबिलिटीज क्या है? ये कंजर्वेटिव मोड है, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। ये मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले की क्लास में ही बताया है। कंजर्वेटिव में इन मॉडल वन डॉटर न्यूक्लियाई, जो वन डॉटर मॉलिक्यूल है, कंटेन बोथ डीएनए स्ट्रैंड, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम दोनों तरह के स्ट्रैंड्स को कंटेन करते हैं। एंड द अदर डॉटर मॉलिक्यूल जो है वो कंटेन डीएनए स्ट्रैंड ऑफ ऑल न्यूली सिंथेसाइज्ड मटेरियल। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में इन दिस मॉडल two DNA double helix, both of which consist the one parental and other is a new strand. Dispersive model में in this model the parental double helix is broken into double strand DNA segment and the segment assemble into two complete DNA double helix from the new and parental strand. स्टेप्स क्या है डीएनए रेप्लिकेशन के? द डीएनए स्ट्रैंड आर सेपरेट एट ए स्पेसिफिक एरिया, जिसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज। टर्मिनेशन, डीएनए पॉलीमरेज गोज थ्रू आउट ईच स्ट्रैंड इन द ऑर्डर टू विच टू फाइंड एरर एंड करेक्ट देम। बेस पेयरिंग डीएनए रेप्लिकेशन की, ये ओरिजिनल डीएनए, ये स्ट्रैंड फॉर्मेशन हुआ, डिवाइड हुए, दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बने, हाफ विद न्यू एंड हाफ इज द ओल्ड ओरिजिन। ठीक है, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन, वही हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, प्राइमेज, यही एंजाइम्स होते हैं जो मेनली यूज होते हैं। तो हेलिकेज एक एंजाइम जो कैटेलाइज करता है एनर्जी डिपेंडेंट अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स को ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कैटेलाइज द असेंबली ऑफ द deoxyribonucleoside triphosphate into deoxyribonucleoside with a single strand DNA serving as the template। ये एंजाइम जो होता है वो फाउंड होता है इन ट्यूमर। लाइगेज के ज्वाइन करता है टुगेदर स्मॉल न्यूली सिंथेसाइज्ड पीस ऑफ द डीएनए, जिसको हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। और प्राइमेज के ऐड ऑन द आरएनए प्राइमर सो दैट द डीएनए सिंथेसिस कैन बिगिन। ठीक है, the fork moves in their application takes place 5 prime to 3 prime, this is the old strand, 3 prime to 5 prime, this is also old strand। लेडिंग स्ट्रैंड है, ये लेगिंग स्ट्रैंड है, ये रेप्लिकेशन पॉइंट होता है जिसको हम ओरी भी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, समरी में वही था, एबनॉर्मल डिवीजन व्हाट हैपन व्हेन डीएनए डैमेज, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें मॉडल डीएनए का स्टेप और एंजाइम जो रिक्वायर्ड है। ये कुछ मेन चीज थी जो मैंने आपको अभी इसमें बता दी। और सेल साइकिल में तो यही चीज है। ठीक है, मियोसिस मुझे लगता है कि हाँ मेरे को एक बार और बता देना चाहिए आप लोगों को, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये पूरा एक बार बता चुकी हूँ। शायद मैंने 2 से 3 दिन लिए थे उस क्लास को कंप्लीट करने में, माइटोसिस एंड मियोसिस वाली को। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तब भी तो प्लीज कमेंट, मैं आपको समझा दूंगी। आप मेरे को मैसेज डाल दीजिए, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और रहा मेरा नंबर, तो चलिए मैं आज आपको एक बार और लास्ट टाइम है ये मैं आपको नंबर शेयर कर रही हूँ। 7425040870। ठीक है, ये मेरा नंबर है, प्रिया शू। अगर किसी भी स्टूडेंट को एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर जो भी टॉपिक्स मैं अभी करा रही हूँ उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग मेरे को मैसेज कर दीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, तो वहां पे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बट कोई भी फालतू, मैं पहले आप लोगों को वार्न कर रही हूँ, कोई भी फालतू इंसान जो है वो मेरे को मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, जिसको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या उसको ये है कि मैम नहीं मुझे इस टॉपिक के नोट्स चाहिए
या फिर ये टॉपिक आप हमें दोबारा रिवाइज करा दीजिए। अगर मेरे को एक स्टूडेंट भी बोल देगा कि मेरे को दोबारा टॉपिक रिवाइज करा दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा वो टॉपिक आपको रिवाइज कराने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। बट आप लोग मेरे को सीरियसली कमेंट करिएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप करेगा, लेकिन फालतू लोग मेरे को ना ही व्हाट्सएप करें ना ही मेरे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, ठीक है। अगर जेन्युइनली आपको सब्जेक्ट में इश्यूज हैं तो आप मेरे को जरूर मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बट बहुत लोग जो है वो मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज मेरा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक भी करिए, ठीक है। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए। ऑब्वियसली आप लोगों ने, बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, एक वीक के अंदर बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं हमारे, ठीक है। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब भी करते रहिए और जितना हो सके वीडियोस को, इन सबको अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी लोग इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी बायोफील्ड से रिलेटेड अपने किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सॉरी वीडियोस को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का ये सेशन पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको सेल साइकिल में कुछ भी इश्यूज हैं, प्लीज कमेंट, प्लीज व्हाट्सएप, है ना। और बाकी मैं मियोसिस का मैं सोच रही हूँ, अगर वो छोटा सा पार्ट रह गया है, बट स्टिल मैं स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको करा चुकी हूँ, इंट्रो क्लासेस में। अगर आपको देखना है सीरियसली तो आप मेरा वो चैनल पे जाइए, एंथ्रोपोलॉजी की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके फैब की क्लासेस में आप देख सकते हैं। मैंने फैब में ही सेल साइकिल का माइटोसिस एंड मियोसिस कंप्लीट कराया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको भी कल ऐसा करेंगे कि मैं उसको ले लूंगी एक बार मियोसिस को, वही सारी चीजें, तो आपको दोबारा से वो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही चीज को दो बार पढ़ाने में, बट स्टिल आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मियोसिस का कल थोड़ा सा एक चैप्टर लेते हैं, देन आई थिंक चलिए फिर वो मैं कल ही देखती हूँ कि मैं कल कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर देती हूँ। आई नो फर्स्ट में वो 2 चैप्टर बचे हैं, वो बहुत पुराने टाइप्स के चैप्टर हैं, बट आई जस्ट थिंक कि नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर मैं पढ़ाती हूँ आपको, हम देखते हैं, या 1.8 भी पढ़ा सकती हूँ मैं। देखती हूँ मैं कल आपको क्या पढ़ाती हूँ। मियोसिस और का एक छोटा सा लेक्चर लेने के बाद वो 15 मिनट का अप्रोक्सीमेटली जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो मैंने बहुत डिटेल फॉर्म में तब का बनाया था, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं एक बार वो भी ले लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज व्हाट्सएप, कमेंट और डू यू वांट, जो आपको करना है आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जेन्युइन स्टूडेंट ही हो जो मेरे को व्हाट्सएप करें, फालतू लोग मेरे को व्हाट्सएप ना करें, ठीक है। चलिए, thank you so much student for watching this video, this lecture and everything. Okay students, bye and take care.